क्या आप अपनी कॉन्शियसनेस को शरीर से बाहर निकालकर एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हो? क्या आप उससे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की टाइमलाइन में शिफ्ट कर सकते हो? क्या आप उसकी एनर्जी का यूज़ करके अपने शरीर को भी ठीक कर सकते हो? या आप अब भी इन सब चीज़ों को एक काल्पनिक नज़रिए से देखते हो, जबकि ये जानकारियाँ उन डिक्लासिफाइड रिपोर्ट का हिस्सा रही है जिसे यूएस आर्मी इंटेलिजेंस ने तैयार किया था, द गेटवे फाइल। 1950s में रॉबर्ट मोनरो, जो कि एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एग्जीक्यूटिव थे, वो साउंड पैटर्न से इंसानी जागरूकता और नींद पर होने वाले प्रभाव पर स्टडी कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपने रैम इंटरप्राइजेस कॉरपोरेशन में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिवीजन बना दिया था, जहां वो स्लीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट यानी साउंड रिकॉर्डिंग के जरिए सोते समय चीज़ें सीखने और सीखी गई चीज़ों की याददाश्त को मजबूत करने पर सेल्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस तरह के स्लीप साउंड एक्सपेरिमेंट के दौरान मोनरो एक अजीब घटना को देखने लगे थे, जिसमें उनका शरीर कुछ समय के लिए पैरालिसिस में जाकर वाइट लाइट के साथ वाइब्रेशन को महसूस करने लगता था। और ये सब उनके साथ एक बार नहीं बल्कि अगले 6 सप्ताह में 9 बार हुआ, जो बढ़कर आखिर में उन्हें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करवाने लगा। इस तरह के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बाद मोनरो शुरुआत में तो बहुत डर गए, पर बाद में वो अपनी साउंड टेक्निक्स और दिमागी कॉन्शियसनेस के बीच के कनेक्शन को समझकर इस पर गहराई से एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, जहां वो नींद, रिलैक्सेशन, कॉन्सेंट्रेशन, हीलिंग और कॉन्शियसनेस को अल्टर स्टेट पर ले जाने के क्लेम करने लगे थे, जिसकी जानकारी को वो ऑडियो कैसेट्स और बुक में पब्लिश करने लगे थे। इसी समय CIA वाले भी साइको एनर्जेटिक्स से रिमोट वीविंग और साइकोकाइनेसिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जिन्हें नहीं पता उनके लिए रिमोट वीविंग वो टेक्निक होती है जिसमें व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस के फोकस को किसी भी टारगेट और जियोग्राफिकल एरिया में मूव करके वहाँ की जानकारी निकाल सकता है। वहीं साइकोकाइनेसिस ये कॉन्शियसनेस की वो काबिलियत है जिसमें व्यक्ति फिजिकल और बायोलॉजिकल मैटर को कंट्रोल और प्रभावित कर सकता है। तो CIA वाले इस साइको एनर्जेटिक्स की रिसर्च के दौरान मोनरो की कॉन्शियसनेस अल्टर करने वाली टेक्निक की तरफ आकर्षित होने लगे थे, और वो अपने आदमियों को मोनरो के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेजने लगे थे, जिसको लेकर 1983 में उन्होंने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की जिसका नाम था एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ गेटवे प्रोसेस, जो कॉन्शियसनेस को शरीर और स्पेस टाइम की रिस्ट्रिक्शन से बाहर ले जाने की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पर फोकस थी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आप सिर्फ एक बायोलॉजिकल शरीर नहीं बल्कि आप एक इमॉर्टल क्रिएटर कॉन्शियसनेस है, जो अपनी कल्पनाओं की शक्ति से अस्तित्व में लाए इस ब्रह्मांड के खेल को एक शरीर के जरिए अनुभव कर रही है। ऐसा शरीर जो गेम के अनुभव को कठिन बनाने के लिए क्रिएटर कॉन्शियसनेस को शरीर की ब्रेन मैट्रिक्स से लिमिटेड एक्सेस देता है। इस ब्रेन मैट्रिक्स को हम 2 लेवल में बांटकर देख सकते हैं। एक है प्राइमरी मैट्रिक्स, जिसे हम दिमाग के राइट हेमिस्फीयर से जोड़कर देख सकते हैं, जो क्रिएटिव और इंट्यूटिव परसेप्शन रखता है एक आर्टिस्ट की तरह। दूसरी है सेकेंडरी मैट्रिक्स, जिसे हम दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फीयर से जोड़कर देख सकते हैं, जो लॉजिकल और एनालिटिकल परसेप्शन रखता है एक कंप्यूटर की तरह। जब इन दोनों हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ सिंक्रोनाइज होने लगती है, तब हमारी कॉन्शियसनेस शारीरिक ब्रेन मैट्रिक्स को बाईपास कर उसके रास्ते खोलने लगती है। तो अब वापस आते हैं गेटवे प्रोसेस की उस रिपोर्ट पर, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल वेन मैकडोनल्ड नाम के व्यक्ति ने पेश किया था, जिसे समझाने के लिए वेन ने कॉन्शियसनेस स्टेट को प्रभावित करने वाले दूसरे तरीकों का रेफरेंस लिया था, जिसमें पहला रेफरेंस है हिप्नोसिस। ये टेक्निक दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फीयर को रिलैक्स कर उसकी एनालिटिकल शील्ड को बाईपास कर राइट ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स और लोअर सेरिब्रल पोर्शन का डायरेक्ट एक्सेस ले लेती है, जिससे वो सबकॉन्शियस में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, फोकस और रिलैक्सेशन स्टेट को इनहेंस कर सकते हैं और गेटवे एक्सपीरियंस के लिए डीप मेडिटेटिव स्टेट भी बना सकते हैं। दूसरा रेफरेंस है मेडिटेशन टेक्निक, जो सिंगल माइंडेड कॉन्सेंट्रेशन से एनर्जी को स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर ले जाने की टेक्निक है, जिसमें एनर्जी सेरिब्रल वेंट्रिकल्स में स्टैंडिंग वेव्स बनाने लगती है, जो राइट ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कंडक्ट होने लगती है और हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करवाने लगती है, जिसे वो आर्टिफिशियली यानी 4 से 7 हर्ट्ज के मैकेनिकल और अकॉस्टिकल वाइब्रेशन की मदद से भी अचीव कर सकते हैं। तीसरी है बायोफीडबैक टेक्निक। ये एक तरह की बायोहैकिंग टेक्निक है, जिसमें ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर की सेल्फ कॉग्निटिव पावर्स यानी जानने समझने की शक्ति का इस्तेमाल राइट ब्रेन का एक्सेस पाने के लिए किया जाता है। इसके लिए वो पहले लेफ्ट हेमिस्फीयर से मनचाहे रिजल्ट की कल्पना पर फोकस करते हैं और उससे संबंधित भावनाओं की पहचान कर उसके एक्सपीरियंस को राइट हेमिस्फीयर से ट्रिगर करवाते हैं। इसमें वो डिजिटल थर्मोमीटर जैसे मॉनिटरिंग डिवाइस का भी यूज़ करते हैं लेफ्ट ब्रेन और टारगेट एरिया का बायोफीडबैक लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति को अपने लेफ्ट लेग को जल्दी से ठीक करने के लिए वहाँ हीलिंग सर्कुलेशन बढ़ाना है
तो उसे उस रिजल्ट को पूरा होता हुआ मानकर अपने लेफ्ट ब्रेन से वहाँ कॉन्सेंट्रेट करना होगा, तब तक जब तक थर्मोमीटर में उसके लेफ्ट लेग के लिए टेम्परेचर रीडिंग इंक्रीज ना हो जाए। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को रिजल्ट के पूरा होने पर अनुभव की जाने वाली संवेदना और सेंसेशन को वहाँ मेंटली लिंक करना होगा और उसे रिपीटेशन देना होगा भावनाओं के साथ। इस प्रोसेस से वो पेन को ब्लॉक कर सकते हैं, हीलिंग प्रोसेस को इनहेंस कर सकते हैं और बॉडी के प्लेजर सेंटर्स को स्टिमुलेट कर अलग अलग रिजल्ट पा सकते हैं। अब आते हैं गेटवे की हेमिसिंग प्रोसेस पर। तो ये मोनरो इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया एक ऐसा ऑडियो ट्रेनिंग सिस्टम है जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के पैटर्न को सेम एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसीज में ट्यून कर हेमिसिंग स्टेट बनाकर अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना को फिजिकल स्पेस टाइम के स्फीयर से बाहर ले जाने के लिए डिज़ाइन है, जहां पार्टिसिपेंट अलग अलग लेवल का अंतर्ज्ञान और यूनिवर्सल नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं। हेमिसिंग को समझाने के लिए उन्होंने लैंप और लेज़र के उदाहरण का इस्तेमाल किया है, जहां इंसानी दिमाग अपने नेचुरल स्टेट में एक लैंप की तरह होता है जो अपनी एनर्जी को अव्यवस्थित रूप में बिना गहराई के साथ चारों तरफ फैलाता रहता है। वहीं एक डिसिप्लिन्ड हेमिसिंग स्टेट में इंसानी दिमाग एक लेज़र बीम की तरह काम करता है जो अपनी कॉन्शियसनेस एनर्जी को ज़्यादा गहराई और शक्ति के साथ इस्तेमाल कर सकता है। हेमिसिंग के लिए फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रिस्पॉन्स टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो ऐसी साउंड फ्रीक्वेंसीज होती है जिसे हमारा ब्रेन मिमिक करने लग जाता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बीटा ब्रेन वेव्स वाली जागरूक अवस्था में है और उसे कोई नींद वाली अवस्था की थीटा ब्रेन वेव्स की साउंड फ्रीक्वेंसी सुनाता है, तो उसका ब्रेन फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रिस्पॉन्स की वजह से बीटा से थीटा ब्रेन वेव्स पर जाने की कोशिश करने लग जाता है। क्योंकि हमारे कान दिमाग की उन लो फ्रीक्वेंसीज को प्योर फॉर्म में सुन नहीं सकते हैं, तो वो इसे ऑडिबल बनाने के लिए बीट फ्रीक्वेंसी नाम के फिनोमिनन का यूज़ करते हैं, जिसके लिए वो लेफ्ट और राइट कान में दो अलग अलग साउंड पल्स का यूज़ करते हैं, जिसे हमारा ब्रेन प्रोसेस कर उन दोनों साउंड फ्रीक्वेंसीज के बीच के डिफरेंस वाली थर्ड टोन को सुनने लग जाता है। और ये टेक्निक बाइनोरल बीट्स वाले म्यूजिक में भी इस्तेमाल होती है। अब इन सब टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा साइड में रखकर गेटवे की प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं। तो पहले व्यक्ति को एक शांत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में ले जाकर लेटा देते हैं और उसे हेडफोन पहनाकर गेटवे टेप की साउंड टोन से ब्रेन को हेमिसिंग स्टेट में ले जाते हैं, जहां वो उसे गाइडेड मेडिटेशन, ब्रीथिंग और बॉडी रिलैक्सेशन के इंस्ट्रक्शन देते हैं और लेफ्ट ब्रेन को रेम स्लीप फ्रिक्वेंसी से सुलाकर विजुअलाइजेशन से कॉन्शियसनेस को अलग अलग फोकस लेवल पर ट्रेन करते हैं, जिसकी ट्रेनिंग को उन्होंने फोकस लेवल के आधार पर 6 अलग अलग गेटवे टेप्स में डिवाइड कर रखा है, जहां फोकस 10 माइंड अवेक और बॉडी स्लीप की स्टेज है, फोकस 12 एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस की स्टेज है, फोकस 15 कॉन्शियसनेस के टाइमलेस स्टेट में जाने की स्टेज है, फोकस 21 फिजिकल और नॉन फिजिकल डायमेंशन की बॉर्डर है, जिसके बाद आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस स्टार्ट होने लग जाते हैं। और इसके आगे के फोकस लेवल्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और सोर्स कॉन्शियसनेस के कनेक्शन से संबंधित है। आगे वो बताते हैं कि हेमिसिंग के फोकस 12 लेवल में जाकर आप एक्सपांडेड अवेयरनेस के साथ यूनिवर्स से इंटरेक्ट कर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। कलर ब्रीथिंग, एनर्जी बार टूल और लिविंग बॉडी मैप टेक्निक से बॉडी को एनर्जेटिकली चार्ज कर सकते हैं, उसके पार्ट्स को हील और रिवाइटलाइज कर सकते हैं। फोकस लेवल 15 में आप इंडिविजुअल पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस में ट्रेवल कर सकते हैं और फोकस लेवल 21 के बाद आप फ्यूचर की पॉसिबल टाइमलाइंस भी देख सकते हैं। तो अब वापस आते हैं CIA की गेटवे रिपोर्ट पर। उन्होंने आगे इसमें सॉलिड मटेरियल वर्ल्ड पर आधारित मैटर और एनर्जी की परिभाषाओं को एक भटकाने वाला कॉन्सेप्ट बताया है, क्योंकि हम एनर्जी को एक फोर्स की तरह और मैटर को एक सॉलिड सब्सटेंस की तरह देखते हैं, जबकि हम ये जान चुके हैं कि एटम के न्यूक्लियस में घूम रहा इलेक्ट्रॉन और खुद न्यूक्लियस भी एक ऑक्सीलेटिंग एनर्जी ग्रिड से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरह सॉलिड मैटर की ये परिभाषाएं भी अस्तित्व नहीं रखती है, क्योंकि ये सब भी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है जो हाई स्पीड पर ऑक्सीलेट होने वाली एनर्जी ग्रिड से बना है। ये सब बताने का मेन पॉइंट ये है कि हमारा इंसानी रूप, हमारी कॉन्शियसनेस और ये पूरा ब्रह्मांड जो हमारे आसपास है, ये सब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स एनर्जी फील्ड से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि एक लिविंग होलोग्राम बना रही है, जिसमें कॉन्शियसनेस वो इंटरेक्शन एनर्जी है जो स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट में है। आसान शब्दों में कहें तो आपकी ये दुनिया कल्पनाओं की शक्ति का एक जीवित होलोग्राम है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी और लोगों तक बढ़ सके, और अपडेटेड कनेक्टेड रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें।